एग्जाम्पल 14 में what we can see is again we have question from weighted average. I mean different weights with different prices. You have to calculate the total price, and so you can see that now you have got 1200 kg of wheat from Nasik. The rate must be around 30 rupees per kg. Again 1500 kg from Ratnagiri at a rate of like 25 rupees per kg, and 2000 kg from Kolhapur at a rate of 32 rupees per kg. See, this is called weighted average. You are actually calculating the price of the wheats that have been procured from the different regions. So एक क्लास 6 का बच्चा भी इसको बड़ी आसानी से समझता है कि उसको 30 रुपीस पर केजी के हिसाब से जो उसने 1200 केजी नासिक से वीट खरीदा है उसका टोटल प्राइस क्या होगा. अगेन डूइंग द सेम, applying the same logic with Ratnagiri, I mean 1500 kg with a price of 25, and again 2000 kg at a price of 32. Now यहां पे आपको एक बात ध्यान रखना है all of you, कि जो नीचे में आएगा वो क्वांटिटी का सम होगा. We are into the chapter of average. We will move on to the chapter of alligation, mixture. Now there I will tell you what is the difference between quantity and quality. So when you look at a question like example 14 or 15 जो आपके स्क्रीन के सामने है, always try to differentiate between quality and quantity. Quality क्या होता है? चावल का दाम कितना है, गेहूं का दाम कितना है. क्वांटिटी क्या होता है? आपने कितना केजी खरीदा. इमेजिन ए सिचुएशन जहां आप एक दुकान जाते हैं और राशन के दुकान पर आप ये कहते हैं कि मुझे भैया 40 रुपए वाला जीरा राइस दो. तो व्हेन यू से दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द राइस. द नेक्स्ट सेंटेंस द शॉपकीपर विल आस्क यू, भैया हाउ मेनी केजीज. सो फर्स्ट यू कोटेड लाइक 40 रुपए वाला चावल है ना, the rice which is priced at 40 rupees per kg, and then he will ask you how many kg. तो आप जो बोलते हैं वो होता है क्वालिटी, वो जो पूछता है वो पूछता है क्वांटिटी. इमेजिन अ डिफरेंट केस, आप जाकर कभी भी डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड खरीदो किसी मेडिकल से, कॉन्सेंट्रेटेड तो आपको मिलेगा ही नहीं. तो डाइल्यूटेड जब आप डाइल्यूटेड लेंगे, जो हम लोग केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप जाके बोलोगे भैया मुझे 5% वाला सल्फ्यूरिक एसिड दो, H2SO4. सो द मेडिकल द अटेंडेंट विल आस्क यू, भैया कितना जो है आपको वो वॉल्यूम चाहिए, 20 ml 30 ml और सो ऑन. तो आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा बिफोर वी मूव ऑन टू दी एलिगेशन चैप्टर. फिर एक सिचुएशन आप समझ लो, जैसे टाइम स्पीड और डिस्टेंस में जो आपका टाइम है वो क्वांटिटी है और जो आपका स्पीड है वो क्वालिटी है. जैसे सॉल्यूशंस के केसेस में, जैसे कि एग्जांपल 15 में आप देख रहे हो, जो आपका 26% सोडियम नाइट्रेट है, 26% जो हो गया ये आपका क्वालिटी हो गया, और 3 लीटर जो हो गया ये आपका क्वांटिटी हो गया. आप बड़े हो, यू शुड लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो नीचे आएगा वो क्या आएगा? प्राइस आएगा? नॉट एट ऑल. जो नीचे आएगा यानी कि जो डिनोमिनेटर में आएगा वो आएगा टोटल वेट, यानी 1200 kg that you bought from Nasik, 1500 kg from Ratnagiri, and 2000 kg from Kolhapur. ये आएगा. So now here you will get the answer. I don't know what is the answer. You do the calculation. It must not be very difficult. Okay. Now coming to the example 15. एग्जाम्पल 15 में कहता है कि दो तरह के सोल्यूशन होंगे, शायद मुझे लगता है एक में 26% सोडियम नाइट्रेट है, ये कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं इसको अपने इंग्लिश के टर्म में, और दूसरे में 17% है. तो उसमें सोडियम नाइट्रेट के अलावा क्या है? कुछ और है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो वाटर रहता है. ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, कोई भी लिक्विड है, हमें सोडियम नाइट्रेट का कॉम्पोजिशन यानी उसका जो है स्ट्रेंथ पता है, इसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं हम लोग. ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 3 लीटर्स. इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 6 लीटर्स. तो जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा 9 लीटर, ये तो हमें पता है. और जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा यहाँ पे वो 17 और 26 के बीचों बीच आएगा. नाउ हाउ टू फाइंड दिस? अगेन वी हैव द सेम फॉर्मूला, लाइक 26% ऑफ 3 लीटर. I will solve this question by using the mass balance जो हम लोगों ने 11-12 में केमिस्ट्री में किया है, प्लस 17% ऑफ 6 लीटर. क्या रिप्रेजेंट कर रही है?
ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। जैसे कोई कहे कि इंडिया में क्रिश्चियंस जो है 2% है, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियन पीपल, यू विल हैव टू फाइंड आउट द 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल। तो वैसे ही 26% ऑफ 3 लीटर एंड 17% ऑफ 6 लीटर, ये क्या डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं टोटल वॉल्यूम, स्ट्रेंथ नहीं, ऑफ सोडियम नाइट्रेट। फाइनल सोल्यूशन में कितना परसेंट है हमें पता नहीं, आप अज्यूम कर लो P% है, P% ऑफ 9 लीटर। तो आप इस जब लाइन को सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग, कोई बच्चा ऐसे लिख देगा कि 26% ऑफ 3 प्लस 17% ऑफ 6 लीटर डिवाइड बाई 3 प्लस 6। देखो फिर से गौर करो कि जो नीचे आया है, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, बार बार इस बात पे मैं आपको याद दिलाऊंगा, वो क्वांटिटी आएगा, क्वालिटी नहीं आएगा। आपने 3 प्लस 6 को ऐड किया, आपने 26 और 17 को ऐड नहीं किया। क्या फर्क है 3 में और 26 में, क्या डिफरेंस है, ये बार बार मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो यहां पे आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, यस, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम वेटेड एवरेज। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आ गया है हमारे पास वेटेड एवरेज का। देखिए क्या है, तीन चीजें दे रखी हैं, है ना, ये तीन चीजें और फिर दो और इंफॉर्मेशन है। सो इक्वेशन बन सकता है, 3 मैथमेटिक क्लासेस एक्स वाई एंड जेड टेक एन अलजेब्रा टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ एक्स इज 83। क्लास है ये, एक्स जो है मैथमेटिक की क्लास है, और वहां पे ढेर सारे बच्चे होंगे जो हमें पता नहीं है, और क्लासरूम वाई में बच्चों का एवरेज स्कोर है 76, जेड में है 85। फिर जब कंबाइन किया गया एक्स और वाई को तो 79, और जब वाई और जेड को 81। एक्स और जेड का नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा हुआ, मे बी द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट हियर। इस क्वेश्चन में शायद से एक्स वाई और जेड का रेशियो पूछा गया होगा, किसमें कितने बच्चे हैं, क्योंकि हमें कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं पता। अब देखो इस सिचुएशन में अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जिसकी बात मैं पिछले स्लाइड में भी कर रहा था। ये क्या है, ये जो एवरेज स्कोर है इसको आप क्या नाम दोगे, क्वांटिटी का नाम दोगे या क्वालिटी का? सोचो, क्वांटिटी क्या होगा, एक क्लास में कितने बच्चे हैं ये क्वांटिटी है, उन बच्चों का कैसा स्कोर है ये क्वालिटी है। तो यहां पे जो तीन चीजें दी गई हैं ये क्वालिटीज हैं, यहां पे भी जो है ये क्वालिटीज है, क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में पता ही नहीं है, बल्कि हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि क्लासरूम एक्स में एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वाई में वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और जेड में जेड नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ये हम अज्यूम कर लेंगे कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड स्टूडेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली। उसके बाद ये जो 83 स्कोर आया है, वहां पे बच्चे हैं एक्स, तो 83 इंटू एक्स रिप्रेजेंट्स द टोटल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास एक्स, प्लस 76 इंटू वाई रिप्रेजेंट द टोटल स्कोर ऑफ students in the classroom y divided by x plus y। हो गया क्वेश्चन वन सेट। 79 क्या था, कंबाइंड क्लासेस का एवरेज था। आप कैसे निकालते हो, आपको दो क्लास दे दें, दोनों क्लास का एवरेज स्कोर दे दें, दोनों क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दें, आप कैसे निकालोगे? यही तो वेटेड एवरेज है ना। तो 83x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल स्कोर ऑफ क्लास x, टोटल स्कोर ऑफ क्लास y डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द क्लासेस। ठीक है, सिमिलरली आपका एक और इक्वेशन बन जाएगा 76y प्लस 85z डिवाइडेड बाय y प्लस z विच इज इक्वल टू 81। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। आप यहां देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले वाले इक्वेशन से मुझे लगता है 83 माइनस 79 यानी कि 4x आएगा फर्स्ट इक्वेशन में, इज इक्वल टू 3y आएगा। तो पहले इक्वेशन से आपको x बाई y मिल जाएगा
3/4। सेकेंड इक्वेशन मुझे लगता है 76 और 80y, यानी कि एक तरफ जाएगा 5y, एक तरफ जाएगा 4z। सो ये हो जाएगा y/z इज इक्वल टू 4/5। अच्छा, एक बड़ा ही कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि यहाँ पे भी y के सामने 4 है और यहाँ पे भी y के सामने 4 है, तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि x y z की रेशियो क्या होगी। लेकिन हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। यहाँ पे y की वैल्यू दोनों तरफ 4 थी, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन हमेशा सिचुएशन ऐसा नहीं आएगा। दैट वी विल लर्न इन द रेशियो क्लासेस। ठीक है, कैसे हम लोग निकालते हैं इस चीज को। Okay, this is a weighted harmonic mean. Weighted harmonic mean, the question came once in the JMET examination, maybe 10 years ago, क्योंकि 10 साल पहले ही JMET हुआ करता था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया है और हम इसमें डायरेक्टली जो है फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, W1, W2, X1, X2, ठीक है, वेटेड हार्मोनिक मीन है, यानी सेवेंटी प्लस 30/70/50 plus 30/80. See this question I had just given for the sake of so that you understand what is weighted harmonic mean, but believe me अभी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप नेट पे थोड़ा सर्च करके इसको देख सकते हो, बट नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल आज के एग्जाम के हिसाब से। बट प्लीज कीप दिस क्वेश्चंस, अपने दिमाग में रखो कि ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, शायद कहीं पे ये आगे काम आ जाए। इस क्वेश्चन को आई विल नॉट रेकमेंड टू सॉल्व एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ये तो सीधा सीधी फॉर्मूला में हमें बिठाना था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो यहां पे हमारे पास तीन, अब ये बहुत सारे एग्जाम, जीमैट, जीआरई, एनमैट, ये तीन एग्जाम ऐसे हैं जो स्टैट्स पे, इवन स्नैप, ये 3-4 एग्जाम ऐसे मैंने देखे हैं, जेट भी, जो स्टैटिस्टिक्स पे बहुत फोकस करता है। तो स्टैटिस्टिक्स में मीडियन, मोड, ये सब का आना बिल्कुल आम बात है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है कि जब आप कभी भी एक सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें जो सबसे बीचों बीच वाला जो नंबर टर्म होता है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है, नाउ अगर मान लो आपके पास 3 डेटा आ जाए 2, 5, 19, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 4 डेटा आ जाए 2, 5, 11 और 19, तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, बढ़ते हुए क्रम में। आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे तो इन दोनों नंबर का जो एवरेज होगा वो मीडियन हो जाएगा पूरे सेट का। ये यानी कि 8, तो इस सेट का मीडियन 8 है, जबकि इस सेट का मीडियन 5 है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, when the number of values in a given set of data is odd, median is equal to value of n+1, ये आपको डराने के लिए दिया गया है। वैल्यू ऑफ n+1th, कुछ भी नहीं, बीचों बीच का टर्म, अगर आप हिंदी समझते हैं, द मिडिल टर्म। बिकॉज अगर आपके पास ऑड है तो आपको मिडिल टर्म मिल जाता है, लेकिन अगर इवन है, साफ साफ लिखा है एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज। ठीक है, हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे और 3 क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर। तो सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 31, फिर दिख रहा है 32, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट हाउ कैन यू करेक्ट, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45। ठीक है, यहां पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा है। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा यहाँ पे भी है। तो आपका जो फिफ्थ डेटा होगा यानी कि 39। आपको डेफिनेशन पता है, आप आराम से बना सकते हैं। तो इस केस में आपका आंसर 39 है। आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू अरेंज ऑल द नंबर्स इन ईदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। 9 टर्म्स है यहाँ पे, याद रखो, फिफ्थ टर्म इज द आंसर, फिफ्थ टर्म इज द आंसर।
है ना, टर्म के हिसाब से निकालना है। जरूरी नहीं कि वैल्यू देखने में बिल्कुल बीचों बीच का वैल्यू हमने नहीं निकालना है, हमें देखना है कि अगर एक सीरीज में 5 टर्म है तो बीचों बीच का थर्ड टर्म निकलना है, ठीक है, जो भी वहां थर्ड में मौजूद हो। फाइंड द मीडियन ऑफ नंबर्स दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। जानबूझ के यहाँ पे 8 नंबर दिया गया है तो हम लोग अरेंज कर लें। सबसे छोटा दिख रहा है 87, 98 में भी, 99, 100, 101, 102, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 105। एक डेटा हमने मिस किया है, फिर से चेक कर लेता हूँ। 87, अच्छा 111, हाँ ठीक है। चलो ये आपके सामने फिर से 8 डेटा है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। अब बीचों बीच में कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका चौथा और पांचवा टर्म जो है 100 और 101, ये बीचों बीच में आ रहा है, तो आपका मीडियन हो जाएगा 100 प्लस 101 बाई 2, ठीक है, दैट विल बी लाइक 100.5। ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आपका मीडियन निकल गया 100.5। तो ऐसा एग्जांपल आपके सामने दिया गया। देयर वर टू एग्जांपल्स। इन द फर्स्ट एग्जांपल वी हैड odd number of data, in the second example we had even number of data। थर्ड एग्जांपल में देखिए क्या है, ठीक है। तो जब आपको पता है कैसे निकालना है मीडियन, थर्ड एग्जांपल में कहता है कि 2 5 7 8 और x, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता 2 5 7 8 x क्या ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है? 2 5 7 8 तो दिखता है, पर x कहां जाएगा वो चेक करना होगा, क्योंकि वो खतरे घंटी है। तो x के बारे में लिख दिया है कि x मोर देन 8 है। ओके, नाउ आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज इट इज गिवन दैट 2 5 7 8 और x आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये इसने कंफर्म कर दिया। नहीं करने पर केसेस बनते, यानी हमें x पता नहीं होता कितना बड़ा है, उस केस में मीडियन बदल जाता। मान लो x सबसे छोटा होता तो उसको हम लेफ्ट मोस्ट पर रखते, अभी x सबसे बड़ा है उसको हमने राइट मोस्ट पर रखा है, तो इस केस में आपका जो है 7 जो है वो मीडियन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इन दी डेटा सेट द एम इज इक्वल टू मीडियन। अच्छा, एम क्या है? एम इज द एरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग जनरली एवरेज समझते हैं। तो आप क्या करेंगे? 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5। ये आपका हो गया ए एम, यानी कि एवरेज। 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 7। ये आपका हो गया मीडियन, ठीक है। तो यहां से आपकी जो है x की वैल्यू शायद 13 निकलेगी। लेट मी चेक। 13 7 20, यस 13 के आसपास आंसर आने वाला है, क्योंकि 35 हो जाएगा। 35 में से 5 गया 30 और 10 गया 20, हाँ 20 और, ठीक है। तो आपका x अगर 13 यहां बैठा देते हो तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। आपका एम जो है 7 आ जाएगा और मीडियन तो 7 है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड। मोड क्या होता है? मोड होता है कि जो बहुत ज्यादा बार, मोड इज द नंबर दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स, जो बार बार आता है। इफ टू और मोर वैल्यूज अपीयर द सेम नंबर ऑफ टाइम देन डेटा सेट डज नॉट हैव अ यूनिक मोड, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे जो एग्जांपल 21 में पूछा गया है कि मोड निकालो, फाइंड द मोड ऑफ द सेट ऑफ द नंबर्स, यहाँ पर आप देखोगे 2 2 2 2 2 5 बार आया है। क्या कोई और वैल्यू 5 बार आई है? आप देखेंगे ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो 5 बार आया है। तो इस क्वेश्चन में मोड जो है वो 2 हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन काफी आसान है, हमेशा ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर बार क्या होता है कि चांसेस आर वेरी हाई कि दो ऐसे नंबर होंगे जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। जैसे 2 यहां 5 बार आया, मान लो 3 भी 5 बार आता, तो आप कह सकते थे कि डेटा सेट में यूनिक मोड नहीं है। यूनिक मोड नहीं, यानी कि आपको आपके पास दो ऐसे वैल्यूज होते हैं जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर किए हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अपीयर करना चाहिए दोनों का, है ना, तब जाके वो मोड बनता है। ठीक है, थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
with the different topics, percentage and ratio.